नमस्कार मित्रों। आज आपको इस वीडियो में चक्र की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। हमें चक्र को जान लेना चाहिए कि चक्र है क्या। चक्र अपने राज्य का धर्म प्रतीक ग्रहण किया चक्रवर्ती सम्राट ने। चक्र प्रगति, उन्नति, एकता, समृद्धि, शांति का प्रतीक है। आज भी भारतीय तिरंगे ध्वज के बीच में मध्य में इसका स्थान है। चक्र की गति को और संकेत करता है। एक ब्रह्मांड उपादानों के गोल होने का संकेत देता है। पृथ्वी की आकृति भी गोल है। शरीर के सभी अवयव लगभग गोल हैं। यही सूचना चक्रों के माध्यम से आज हम आपको उपचार की तरफ धीरे धीरे कर अग्रसर करेंगे कि चक्रों से उपचार कैसे किया जाए। हमारे शास्त्रों में दिया गया है कि चक्रों द्वारा रोगों का उपचार कैसे करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मस्तिष्क मेरुदंड तंत्र में ही यह चेतना केंद्र अवस्थित स्थित है। यह तंत्र विद्युतीय ऊर्जा का ग्रहण केंद्र है। इसमें तंत्रिकाओं का अद्भुत जाल है। तंत्रिका तंत्र में यथा स्थान स्थित तंत्रिका तंत्र जाल के समतुल्य चक्रों की कार्यविधि है। तंत्रिका के मध्य में प्राण ऊर्जा संचरित होती है, जो कि संकेत संदेश के रूप में होता है। इसका कोई स्वरूप नहीं होता है। शरीर में तंत्रिका तंत्र की स्थिति इस प्रकार है कि मैं मस्तिष्क मेरुदंड से संपूर्ण शरीर तंत्रिका समूह से पूर्णतया आच्छादित है। ऊर्जा का संचरण इस जाल के माध्यम से मस्तिष्क के दूरस्थ भाग से मस्तिष्क को होता रहता है। चक्र ऊर्जा के महत्वपूर्ण रिसीवर, वितरक, ट्रांसफार्मर है। यही नहीं, इनकी स्थिति कार्य का महत्व शरीर में सुलभ अंतःस्रावी ग्रंथियों के समतुल्य है, जिनसे रासायनिक स्राव स्रावित होकर सीधे रक्त प्रवाह के माध्यम से शरीर के कोने कोने में जाकर शरीर के विभिन्न तंत्रों, विभिन्न अंगों का पोषण प्रदान करते हैं। भारतीय योग दर्शन में कमल पुष्प की संज्ञा दी गई है चक्रों को। भारतीय योग दर्शन के अनुसार शरीर में स्थित शास्त्रों चक्रों में 7 चक्र प्रमुख माने गए हैं, जो कि मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा एवं सहस्त्रार्थ हैं। इन चक्रों में क्रमशः करके कमल की पुष्प दल होते हैं। देखा जाए तो मणिपुर आगे चक्रों में कमल पुष्प के दर्शन के भाग में आपको बताएंगे। प्रकृति के खूबसूरत उपादान कमल पुष्प को ही हमारे ऋषि मुनियों ने ऊर्जा के सघन क्षेत्र चक्र का प्रतीक क्यों माना है। यह विषय विचारणीय है, अत्यंत सारगर्भित है एवं सत्य, श्रेष्ठ एवं शिव व सुंदर है। कमल पुष्पों में अपना सिरमौर स्थान रखता है। यह केवल प्रकृति की अद्भुत संरचना है, सुंदरता के दृष्टिकोण से, अपितु इसके आंतरिक गुण भी उतने ही सुंदर एवं महत्वपूर्ण है। यह प्रकृति के अनुरूप ही स्पंदन करता है। प्रकृति खिलती है तो यह भी खिलता है, और प्रकृति सोती है तो यह भी संकुचित होता है। प्रकृति का प्रस्फुटन पंचतत्वों पर आधारित है, और कमल पुष्प पंचतत्वों को सर्वाधिक आत्मसात करता है। जगत की संपूर्ण गतिविधियां सूर्य के इर्द गिर्द ही केंद्रित हैं।
कमल की भी, जैसा कि चित्र से स्पष्ट है कि सहस्त्रार्थ में 1000 पंखुड़ियाँ होती हैं, आज्ञा चक्र में 96 और विशुद्ध चक्र 16, अनाहत चक्र में 12 कलियां होती हैं। 12 पुष्प दल, एक पुष्प में जो 12 दल होते हैं, पंखुड़ियां होती हैं, उसे लिया गया है। मणिपुर में 10 होती हैं, स्वादिष्ठान में 6 और मूलाधार में 4 पंखुड़ियां होती हैं। उपरोक्त 8 कमल पुष्प के हैं, जो कि जल में जन्म लेते हैं। वह जल गाढ़ा कीचड़ युक्त होता है, अर्थात मिट्टी, कंकड़ मिली हुई कीचड़ युक्त जल में कमल का उद्भव होता है। ये तीनों आर्द्रता, शुष्कता, शीतलता ऊर्जा के प्रतीक होते हैं। आर्द्रता, शुष्कता, शीतलता आदि वायु, प्रकाश, ताप के संसर्ग में आकर पंचतत्व क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीर, अर्थात क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा, पंच रचित यह अधम शरीर। अन्यथा तालाब में कमल की कली नाल सहित अविकसित विद्यमान तो रहती है, लेकिन विकसित नहीं हो पाती। विकास प्रस्फुटन वायु, प्रकाश, ताप के संसर्ग में आने पर ही होता है। एक और ध्यान देने योग्य बात यह है कि योग दर्शन में कुंडलिनी को सर्पाकार, अविकसित एवं सुप्त ऊर्जा का स्रोत माना गया है। कमल के रूपक के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सूर्य का प्रकाश कमल नाल पर न्यूनतम तथा शून्य है। क्रमशः मूलाधार, स्वादिष्ठान, सहस्त्रार की स्थिति बढ़ते क्रम में ही सूर्य का प्रकाश अधिक सुलभ होता है। अतः कमल दल की संख्या सहस्त्रार्थ में सबसे अधिक, घटते क्रम में मूलाधार में सबसे कम होती है। इन चक्रों में ऊर्जा के परिणाम की ओर संकेत करता है। दल की संख्या सहस्रार में सबसे अधिक और घटते क्रम में मूलाधार में सबसे कम ऊर्जा की ओर संकेत करता है। इस चक्रों की शक्ति सामर्थ्य आकलन भी इन पंखुड़ियों की संख्या के आधार पर ही योग दर्शन में बताया गया है। सर्वाधिक पंखुड़ियां सहस्त्रार्थ आज्ञा चक्रों में बताई गई हैं। किसी भी दृष्टिकोण से आकलन करें, इन चक्रों का महत्व स्पष्ट होता चला जाता है कि कमल पुष्प ही ऐसा पुष्प है जो प्रकृति के पंच तत्वों से सिद्धांतों पर तदनुसार ऊर्जा सिस्टम के सबसे नजदीक है। उसका उद्भव चित्रों के माध्यम से देंगे। पंचतत्व से संभव ऊर्जा के सिद्धांत के अनुरूप ही जल, शीतलता, कंकड़, शुष्कता, कीचड़, आर्द्रता, वायु, प्रकाश, सूर्य की किरणों से परिपूरित है। आपको यह आश्चर्य होगा कि इतना बड़ा क्यों बताया जा रहा है हमें। दोस्तों, आज आपको इस परिवेश में इसलिए ले जा रहे हैं क्योंकि आगे जो भी वीडियो होंगे उसमें आपको चक्रों के माध्यम से बड़े बड़े रोग, कैंसर, टीबी, हिस्टीरिया, मधुमेह जिसे शुगर कहते हैं, जॉइंट पेन, एंजाइना जैसे बड़े बड़े रोगों का इलाज इस चक्रों के माध्यम से करना हम बताएंगे आपको। ऊर्जाएं, आपको यह भी पता होना चाहिए कि यह वीडियो जो बन रहा है बहुत कठिन परिश्रम से, बहुत पुरातन की खोजें एकत्रित करके किया जा रहा है। आप इसे गौर से समझिए। वायु, ऊष्मा एवं प्रचंड ऊष्मा, ये तीनों हेट्रो ऊर्जाएं कही जाती हैं। और थोड़ा गहराई से आपको बताएं,
हेमो हेट्रो अथवा इंग यांग के सिद्धांत को संतुष्ट करता है। होमो हेट्रो होमो यदि संकुचन बल है तो हेट्रो प्रसार बल है। शीतलता, शुष्कता, आर्द्रता ये तीनों होमो ऊर्जाएं हैं एवं वायु ऊष्मा एवं प्रचंड ऊष्मा ये तीनों हेट्रो ऊर्जाएं हैं। इस मापदंड से मूलाधार, स्वादिष्ठान एवं मणिपुर चक्र होमो ऊर्जा के अंतर्गत प्रभाव में होने के कारण इन चक्रों में कमल की पंखुड़ियाँ केवल 4, 8 एवं 10 ही बताई गई हैं, जबकि अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र हेट्रो ऊर्जा के अंतर्गत के कारण 12, 16, 96 बताई गई हैं, जबकि सहस्त्रार्थ में 1000 पंखुड़ियाँ है ही तथा कुंडलिनी में कोई पंखुड़ी है ही नहीं। ये दोनों चक्र अष्ट उत्पत्ति सिद्धांत के अनुरूप है। मानव शरीर में चक्रों के नीचे से ऊपर के क्रम में पंखुड़ियों एवं दलों की संख्या बढ़ती जाना भी उनकी शक्ति एवं प्रभाव तथा उनमें अंतर्निहित ऊर्जा का मापदंड है। प्रथम तीन चक्र मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर भौतिक चक्र हैं और बढ़ते क्रम में अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार्थ चक्र पराभौतिक चक्र हैं। प्रथम 3 चक्रों का प्रभाव मनुष्य के शारीरिक विकास के लिए और अंतर्निहित शारीरिक विकास के लिए तथा अनाहत, विशुद्ध चक्र, आज्ञा एवं सहस्त्रार्थ चक्र मनुष्य के मानसिक एवं बौद्धिक विकास एवं आध्यात्मिक विकास के लिए उत्तरदायी हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मानसिक एवं बौद्धिक क्रियाओं जैसे सोचना, समझना, विचार, कल्पना करना आदि पराभौतिक है तथा इनसे ही मनुष्य की चेतना एवं जागृति का आकलन होता है। चक्र एवं नर्वस सिस्टम में देख लें कि नर्वस सिस्टम चक्र से किस तरह समाहित है। मानव शरीर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चक्र रक्त वाहिनियों एवं नर्वस तंतुओं के जालिका के अनुरूप माने गए हैं। रक्त वाहिनियाँ नर्व जाल शरीर के विभिन्न भागों में यथास्थान आकर मिलते हैं। इनकी संख्या के आधार पर नोड, गंड, जालिका की संज्ञा दी गई है, जिनका स्वरूप छोटा बड़ा उसी पैमाने के इनके द्वारा कार्य भी संपादित होते हैं। वास्तव में शरीर के स्थान पर चेतना का केंद्र होते हैं, जहाँ से जैव ऊर्जा शरीर के एक अंग अथवा अनेक अंगों को आपूर्ति होती है। महत्वपूर्ण ऊर्जा के इंजेक्शन को ही योग दर्शन के चक्र के रूप में चिन्हित किया गया है। आपूर्ति के परिणाम के आधार पर ही उस नोड, गंड अथवा नर्व जालिका का महत्व होता है। वास्तव में संचार यातायात प्रणाली के 2 राह चौराहे अथवा जंक्शन के रूप में देखे जा सकते हैं। संचार यातायात में ट्रैफिक लोड के आधार पर नामकरण होते हैं। एक सामान्य सा उदाहरण है कि भारत में प्रत्येक शहर में प्रमुख मार्गों के जंक्शन चौराहे के नामकरण चौक तथा मोहल्ले का नाम गंज आधारित होता है। इनकी सभ्यता भी लगभग
शरीर में यातायात संचार प्रणाली के मार्गों के अनुरूप है। अंतर सिर्फ इतना है कि शरीर में यातायात के मार्ग रक्त एवं लिम्फ वाहिनियों नर्वस सूक्ष्म धागों के रूप में अनुरूप है। कुछ तो आँखों से बिल्कुल ही दिखाई नहीं देखे जा सकते एवं पूर्णतया अदृश्य हैं, यहाँ तक कि सामान्य कैमरे से भी नहीं है। इसी में किरालनिन फोटोग्राफी से इनकी फोटोग्राफी की गई है। इन यातायात के मार्गों को हजारों वर्ष पूर्व दार्शनिकों ने स्रोत का नामकरण किया, मेरिडियंस का नाम दिया। मानव शरीर में मस्तिष्क की भूमिका नियामक की होती है। मस्तिष्क ही संपूर्ण शरीर एवं अनेक अंगों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क की संरचना दो महत्वपूर्ण भाग, मस्तिष्क पंजर में स्थित मस्तिष्क, दूसरे मेरुदंड में स्थित मेरुरज्जु में। इस छोटे से मस्तिष्क में कोई 3 अरब स्नायु तंत्र होते हैं। अनेक तंतुओं के समूह को, जिन्हें हम पूर्व में नोड कहा है, गंड तथा जालिका कह चुके हैं, को ही चक्र निरूपित किया गया है। अर्थात नोड, गंड और जालिका को ही चक्र कहा गया है। अर्थात इस प्रकार समझ लेते हैं, अनेक तंतुओं के समूह को चक्र कहा जाता है। इन चक्रों के माध्यम से दिया गया उपचार वास्तव में मस्तिष्क के माध्यम से दिया गया उपचार है। यह सर्वविदित है। विशेषकर मस्तिष्क के शल्य चिकित्सकों द्वारा कि प्रत्येक अंग प्रत्यंग का केंद्र मस्तिष्क में है। यदि मनुष्य के हाथ में लकवा हो जाता है तो हाथ का उपचार करना निष्प्रभावी है। स्वयं से एक प्रश्न कि लकवे के खराब हुआ एक हाथ की शल्य क्रिया द्वारा बदल दिया जाए तो क्या यह पूर्ण क्षमता से कार्य करेगा? नहीं, यह हमारा नहीं है। मस्तिष्क के किसी भी केंद्र का उपचार करना होगा, बिल्कुल नहीं छूना चाहिए। हाथ को बिल्कुल नहीं छूना चाहिए। संबंधित केंद्र काम नहीं कर रहा है, उसके केंद्र में कुछ समस्या, देर सवेर, संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान मस्तिष्क केंद्रों से प्रभावित होती है। भारतीय योग दर्शन ने वैसे तो चक्रों की संख्या 88,000 चिन्हित किया है, परंतु बृहत, लघु और सूक्ष्म के रूप में केवल कुछ ही चक्रों को महत्वपूर्ण माना गया है। अब वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर योग दर्शन में बताए गए चक्र, इन सभी में साम्यता है। सभी मस्तिष्क के महत्वपूर्ण केंद्र हैं, जो कि मानव शरीर में नियामक की भांति कार्य करते हैं। अतः इन बिंदुओं का संतुलन करने से मनुष्य में मस्तिष्क द्वारा अंगों में संतुलन किया जाना एक महत्वपूर्ण बात है, जो कि पूर्णतया संभव हो सकता है। इस प्रकार नाड़ी पर और चक्र की समतुल्यता। नाड़ियाँ चक्रों से जुड़ी हुई हैं। नाड़ियों का संपूर्ण जाल कुछ केंद्रों से नियंत्रित होता है। इस प्रकार चक्र प्राण, चेतना, वाइटल ऊर्जा के अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं।
इस प्रकार सभी नाड़ियों में शरीर के मध्य में सुषुम्ना नाड़ी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। चक्र भौतिक एवं मानसिक ऊर्जा के अंतर स्थित है, जहाँ पर शरीर की भौतिक एवं पराभौतिक ऊर्जा का मिलन होता है। यह मिलन स्थल ब्रह्मांड अथवा स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर में मिलन बिंदुओं का अत्यंत महत्व है। यही इस बात का संकेत देता है कि जब किसी मेरिडियन एवं चक्र बिंदु का उपचार दिया जाता है तो उस अवयव के साथ मनोभाव, सगुण के साथ निर्गुण का उपचार भी होता है। पराभौतिक नाड़ियाँ दो भागों में बताई गई, एक प्राण वाहिनियाँ और दूसरा मनोवाहिनियाँ। वैसे तो शिव संहिता में 14 प्रमुख वेसल्स बताई गई हैं। इनमें वैसे तो शिव संहिता में 14 प्रमुख वेसल्स बताई गई हैं। इनमें से 3 मुख्य हैं, सुषुम्ना, इंगला और पिंगला। सबसे महत्वपूर्ण है जन्मदाता सुजोक एक्यूप्रेंचर के जन्मदाता प्रकाश पार्क ने कोर मेरिडियन के रूप में प्रस्थापित किया। सुषुम्ना पैल्विक, सामान्यतः प्राण पैल्विक प्लेक्सस से सुषुम्ना के माध्यम से मस्तिष्क के दोनों गोलार्ध के मध्य मिलन तक जाते हैं। मूलाधार इन तीन नाड़ियों त्रिवेणी संगम का स्थल है। त्रिवेणी अर्थात मीटिंग पॉइंट और कॉन्फ्लुएंस ऑफ 3 स्ट्रीम्स होता है। मिलन बिंदु का महत्व है, किसी भी क्षेत्र में हो सर्वाधिक होता है। ज्ञान स्रोतों के अनुसार 3.5 लाख नाड़ियों की संख्या बताई गई है। नाड़ी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के नाड़ शब्द से हुई है, जिसका अर्थ प्रवाह, गति। ऋग्वेद में नाड़ी का अर्थ प्रवाह बताया गया है। ये स्थूल रूप से 2 प्रकार की होती है, पराभौतिक और भौतिक। नाड़ी केवल तंत्रिकाएं ही नहीं अपितु इससे ऊपर भी ब्रह्मांड दृश्य ऊर्जा 2 से बना है। इसी प्रकार शरीर की ऊर्जा, भौतिक शरीर दोनों की अभिव्यक्ति है। इसे सगुण और निर्गुण दोनों रूप में जाना जाता है। इस प्रकार इसी कारण लक्षणों का उपचार ही नहीं अपितु संपूर्ण शरीर और उससे ऊपर मनोभावों एवं मनोवृत्तियों के उपचार में यह उपचार पद्धति अत्यंत सशक्त पाई गई। इस प्रकार आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि रोग चक्रों द्वारा सरल रूप से कैसे कैसे किया जाता है, ताकि और चित्र से भली भांति परिचित कराएंगे आपको क्या क्या करना है, कि कैसे कैसे रोगों को हम अपने घर में रहकर थोड़ी सी औषधियों का सेवन कर और थोड़े से अपने हाथों में और वातावरण को देखकर कुछ सावधानियां बरत कर हम अपने बड़े बड़े रोगों का निवारण घर बैठे किस प्रकार करते हैं। अभी तक तो हमने सीखा कि चक्र से कुंडलिनियों का जागरण। अब हम सीखेंगे चक्र से उपचार कैसे किया जाता है और नाड़ी में चक्रों की क्या स्थिति है। अन्य जगहों में चक्र की स्थिति क्या है, इस पर हम विचार करेंगे। धन्यवाद मित्रों।